नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन उसका खुलासा हालिया है और कल का ही है। अपने उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में 25 नवंबर 2024 को पुलिस कमिश्नर, जो उस समय पुलिस कमिश्नर थे, श्री अखिल कुमार, जो अब डिप्यूटेशन पर दिल्ली चले गए हैं। तो अखिल कुमार साहब के कार्यालय में, एक कार्यालय के बाहर, एक महिला और जिसके साथ 8-10 लोग थे, कोई अपना भाई बता रहा था उसको, और कोई तमाम रिश्तेदारी की बातें लोग कर रहे थे। उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया। पूरी तैयारी से आए थे लोग कि साहब ये लड़की है, दिव्यांशी है, इसकी शादी ग्वालटोली में तैनात एक दरोगा से हुई थी, आदित्य कुमार लोचव से। और आदित्य कुमार लोचव ने इसकी जिंदगी नरक कर दी। इसके 14-15 लाख रुपए लूट लिए, इसके साथ मारपीट की। और जब इसने साथ छोड़ दिया और इसने कहा हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हम कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ तलाक का मुकदमा कायम करेंगे, तो इसने घर में घुसकर इसके साथ बलात्कार किया। खैर, शोर शराबा हुआ, लोगों ने भीतर बैठे अखिल कुमार को बताया, अखिल कुमार ने इनको बुलाया, महिला आई और महिला ने कहा कि साहब बड़ी ज्यादती हुई मेरे साथ और इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। दरोगा होने का इन्होंने मुझे डर दिखाया और ये कहा मैं पूरे परिवार को बंद करा दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। मेरे पैसे जो कुछ मैं अपने मायके से ले आई थी, 14.5 लाख रुपए, वो इन्होंने लूट लिए। और जब मैंने इनके साथ रहना गवारा नहीं किया, तो इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इनके विरुद्ध मैं मुकदमा लिखाना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि पूरा सेटअप पुलिस का है, हर थाने पर इनकी पहुंच है, इसलिए मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। उसका दबाव सिर्फ यही था कि हमारी एफआईआर इस दरोगा के खिलाफ लिख ली जाए। खैर, पूरी बात उन्होंने सुनी। उन्होंने कहा कि आप लोग 2 मिनट के लिए बाहर बैठिए, मैं पता कर लूँ ये दरोगा कैसा है, कहाँ तैनात है, कब शादी हुई, इस तरह की बातें ज़रा मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पता कर लूँ और फिर उसके बाद मैं आपकी मदद करूँगा। पुलिस पुलिस वाला है तो कानून के ऊपर कोई नहीं है, दरोगा है तो वो भी कानून के ऊपर नहीं है। ऐसा कह के पुलिस कमिश्नर ने उन लोगों को सांत्वना दी। अपने जो पुलिस अफसर साथ में रहते हैं, पीआरओ होते हैं वहाँ के, उनके जो रीडर होते हैं, तमाम पुलिस वाले बंगले पर रहते हैं, उनसे कहा कि इनको ले जाइए, आगंतुक कक्ष में बिठाइए, इन्हें पानी पिलाइए, चाय पिलाइए। और इस बीच में उन्होंने अपने पीआरओ से कहा कि जरा दरोगा आदित्य कुमार लोचव को ग्वालटोली थाने से बुलवा लीजिए। एसएसपी या पुलिस कमिश्नर के पीआरओ का फ़ोन दरोगा जी के पास गया। वो भागते दौड़ते गिरते पड़ते पहुंच गए। जानकारी उन्हें भी हो गई थी कि क्या शिकायत है और कौन लोग आए हुए हैं, लेकिन कम से कम टाइम में वहां उपस्थित हो गए। उन्हें पुलिस कमिश्नर के सामने ले जाया गया। फिर उन्होंने अपनी पूरी दास्तान बताई कि दरअसल ऐसा ऐसा हुआ था और मेरी शादी इससे हुई, शादी के बाद मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। वो तब से धमकी दे रही है कि मैं एफआईआर करा के तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, बर्खास्त करा दूंगी, और अगर 1 करोड़ रुपए तुमने नहीं दिए तो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह करा दूंगी। इस तरह की बात उन्होंने बताई। खैर, अखिल कुमार बहुत एक्सपीरियंस्ड पुलिस अधिकारियों में हैं। जब मैं यहाँ लखनऊ में तैनात था, मेरी शुरुआती तैनाती के समय में, ये एएसपी थे, एएसपी अंडर ट्रेनिंग थे और पुलिस लाइंस का कामकाज देखते थे तभी से। और कुछ दिन तक मैं इनके साथ एसटीएफ में भी रहा, जब ये एसएसपी एसटीएफ हुआ करते थे। तो मैं जानता हूँ कि खैर वो प्रैक्टिकल अधिकारी हैं। उनके बारे में भी लोग तमाम चीज़ें कहते हैं, लेकिन अधिकारी वो प्रैक्टिकल हैं। और उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखा। प्रेस सब इकट्ठा हो गई थी। खैर, पूरी बात आदित्य की सुनने के बाद उससे कहा कि तुम थाने पर जाओ। ये महिला
और दिव्यांशी और उनके साथ आए लोगों को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि देखिए भाई, नया कानून ये कहता है कि हम एकदम से एफआईआर नहीं करेंगे, लेकिन हम इसकी जांच करा लेंगे। अगर जांच में ये बातें जो बताई जा रही हैं ये सही हैं तो एफआईआर भी होगी और दरोगा जेल भी जाएगा। उन्होंने फौरन अपनी जो ओएसडी थी, ओएसडी पीआरओ थी, उनको उनको बुलाया और अमिता सिंह उनका नाम था, स्टाफ अफसर थी, डिप्टी एसपी रैंक की रही होंगी या एडिशनल एसपी रही होंगी। उनको बुलाया और वो तहरीर जो एफआईआर के लिए दिव्यांशी और उसके साथ के लोग ले आए थे, वो तहरीर देके कहा कि इसकी विस्तार से जांच करके आप हमें बताइए ताकि इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। सबसे पहले अमिता सिंह ने पूरी बैकग्राउंड इन दोनों लोगों की जानने की कोशिश की कि कैसे हुआ, कब शादी हुई, कैसा हुआ। ये पता लगा कि 17 फरवरी 2024 को इस सब इंस्पेक्टर की शादी, आदित्य कुमार लोचव की शादी दिव्यांशी से हुई थी। बुलंदशहर के बीबी नगर के रहने वाले आदित्य कुमार लोचव ने बताया कि 2019 बैच का वो सब इंस्पेक्टर है। आदित्य के पिता ऋषिपाल सामान्य किसान और माँ राजेश देवी घरेलू महिला थीं। पिता के बाद माँ की भी कैंसर से मौत हो गई और घर में सिर्फ एक दिव्यांग भाई था। रिश्ते के एक ताऊ दूर दराज के थे, लेकिन रिश्ते के ताऊ थे। उन्होंने आदित्य के लिए 30 वर्ष की दिव्यांशी का रिश्ता बताया कि भाई एक लड़की है, इस तरह से है, मैं उसको जानता हूँ और घर में इस समय एक बहू की आवश्यकता है, घर में कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है और भाई भी जो है वो दिव्यांग है, लिहाजा तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसने ये भी बताया कि तुम्हारे घर से, यानी ये जो बीवी नगर है बुलंदशहर का, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ के मवाना कस्बे की ये रहने वाली है। दहेज में स्कॉर्पियो, लाखों के जेवर और बड़ी धूमधाम से शादी ये लोग करेंगे, ऐसा कहा। खैर जो भी, और उनके घर में और कोई तो था नहीं आदित्य के, लेकिन जो भी नातहित थे उनके, उन लोगों ने अपनी लड़की देखी। लड़की खूबसूरत थी और फिर आदित्य ने भी लड़की देखी, उसको भी लड़की पसंद आई और फिर परिवार ने हामी भर दी। इसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से 17 फरवरी 2024 को आदित्य और देवांशी की शादी हो गई। ये बात जांच के दरमियान जब पुलिस ने इसकी पूछताछ की तो फिर ये बात सामने आई। आदित्य ने फिर आगे बताया कि शादी के बाद से ही दिव्यांशी बीएड और सी सेट की तैयारी का हवाला देकर घर में वो रुकती नहीं थी। 1-2 दिन 4 दिन रुकी और फिर मायके चली गई और जब भी वो घर आती थी अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल पे, फ़ोन पे और जितने भी यूपीआई ऐप्स हुआ करते हैं वो डिलीट कर देती थी। दरोगा तो दरोगा ही था। लड़की जब आई शादी होके, पत्नी होके, तो पहला काम उसकी मोबाइल पर नज़र रखने लगा। इस समय जो दुनियावी रवायत है कि ध्यान रखना पड़ता है कि शादी होने के बाद और ससुराल आने के बाद किस किस से बात हो रही है। हर लड़की भी ये कोशिश करती है कि हमारा हस्बैंड, वो तो किसी से नहीं बात कर रहा है, और हस्बैंड भी ये कोशिश करता है कि लड़की जो ब्याह के आई है ऐसा तो नहीं पुराने किसी रिश्ते को वो अभी भी चला रही हो। तो एक तो उसने कहा कि मोबाइल फ़ोन लॉक नहीं होना चाहिए। अगर कोई कमी नहीं है, अगर कोई परेशानी नहीं है तो मोबाइल फ़ोन लॉक नहीं होना चाहिए। उसने मोबाइल फ़ोन दे दिया। इसने ये नोटिस किया कि इसमें कोई भी जो ऐप हैं मोबाइल पर पेमेंट करने वाले, वो यूपीआई वाले ऐप, ये कोई भी ऐप इसमें बने नहीं हुए हैं। लेकिन जब वो बाहर रहता है, यानी घर पे नहीं रहता, तो दिव्यांशी जो पैसा मांगती है वो ऐप पर ही मांगती है और बहुत पैसा इस काम के लिए, उस काम के लिए, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, और बड़ी बड़ी रकम वो मांगा करती थी। शादी नई नई थी, लिहाजा वो ट्रांसफ़र करता था।
तो मुझे उसे ये उत्सुकता हुई कि आखिर ये इतना पैसा जो मैं भेज रहा हूँ, वो उसके ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री देखने पे ये पता लग जाएगा कि आखिर कहाँ-कहाँ खर्च करती है। इतना पैसा माँगती है, जिस काम के लिए माँग रही है वो वहाँ खर्च हो रहा है कि कहीं और खर्च हो रहा है। लेकिन एक बार और उसके बाद फिर दोबारा और तीसरी बार भी उसने ये नोटिस किया कि जब भी उसका मोबाइल फ़ोन इसके पास आया, उसमें कोई भी यूपीआई ऐप नहीं था, और जबकि पैसा वो यूपीआई ऐप से ही माँगती थी और इसी नंबर के यूपीआई ऐप थे वो। तो बहरहाल 4 महीने बाद जब वो लंबी छुट्टी पर घर आया, 4 महीने बाद का मतलब करीब 17 जून को 17 जून 2024 को जब वो घर पर आया, तो दिव्यांशी भी घर पर थी। जब उसने बता दिया कि हम आ रहे हैं, तो वो भी घर पर मौजूद थी। और तब आदित्य ने उसका मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेते ही वो बेचैन सी हो गई और फिर तब उसने अपने इस शंका के समाधान के लिए उससे ये सवाल पूछा कि जब भी मैं घर आता हूँ, तो सभी यूपीआई ऐप तुम क्यों डिलीट कर देती हो? जब मैं घर से बाहर रहता हूँ तो तुम सारा पैसा मुझसे यूपीआई में ही माँगती हो, और जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पर और सोचता हूँ कि आखिर जो पैसा भेजा गया है उसमें ट्रांज़ैक्शंस कहाँ-कहाँ हुए हैं, तो सारे यूपीआई ऐप तुम्हारे मोबाइल से डिलीटेड होते हैं। इसका क्या कारण है? दिव्यांशी इसका जवाब नहीं दे पाई। शायद वो इसका जवाब देने के लिए उस समय तैयार नहीं थी। इसके बाद फिर उसने कहा कि अभी के अभी तुम्हें सारे यूपीआई ऐप डाउनलोड करके एक्टिवेट करने होंगे। पहले उसने ना नुकर की, लेकिन फिर जब ज़्यादा दबाव आदित्य ने बनाया और हाथ में उसके देकर बताया कि अभी के अभी डाउनलोड करो, जो भी इसमें पिन नंबर वो पढ़ते हैं वो डालो, अभी एक्टिवेट करो, मुझे इसमें पैसा ट्रांसफ़र करना है, मुझे तुम्हारे ट्रांजैक्शंस देखने हैं। खैर, बड़ी बड़ी मान मनौवल और बहुत जोर दबाव के बाद उसने एपीआई यूपीआई ऐप डाउनलोड किए। जैसे ही आदित्य ने ये ऐप चेक किए, उसके होश उड़ गए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में 10 से ज़्यादा खातों में करोड़ों के ट्रांजैक्शंस के डिटेल दिए हुए थे, करोड़ों के, और 10 से ज़्यादा खातों में। उसका अपना जो खाता है उससे तो जब आदित्य के खाते से तो आया है, लेकिन 10 ऐसे खाते थे जिनमें से पैसा आया भी है और गया भी है। खातों के बारे में जैसे ही पूछा गया, दिव्यांशी तुरंत झगड़ा करके अपने मायके चली गई। उसके बाद फिर फ़ोन से बात होती रही, वो पूछता रहा कि भाई इसमें ऐसी कौन-सी बात है? अगर मैंने देख लिया तुम मेरी पत्नी हो, और इतने लंबे ट्रांज़ैक्शंस ये कहाँ से आए? तुम्हारे पास आय का और कौन-सा ज़रिया है? इस तरह की बातें वो करती रही। दिव्यांशी को जब ये लगा कि ये तो दरोगा है और ज़्यादा मीन मेख निकाल रहा है, इसे जानकारी है फ़ोन की, ये भी बैंकों से ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स निकलवा लेगा, इस तरह की बात, तो उसने अपने यारों दोस्तों से, जिसमें तमाम पुलिस वाले भी थे, उनसे कहा कि अब इसको कैसे फंदे में लाया जाए। लोगों ने बताया कि ऐसा है कि थाने पर तो कोई मुकदमा लिखने से रहा, लिहाजा तुम सीधे पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाओ, वहाँ ये रिक्वेस्ट करो कि इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, बाकी फिर हम लोग देख लेंगे। तब दिव्यांशी 25 नवंबर को पुलिस कमिश्नर के यहाँ गई। जैसा मैंने बताया कि वहाँ बाहर बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और लोगों ने वहाँ चीख पुकार की कि साहब दरोगा ने ज़्यादती की है, दरोगा ने बलात्कार किया है, दरोगा ने ये किया है, दरोगा ने वो किया है। तो जब ये हल्ला हुआ और पुलिस कमिश्नर ने, अखिल कुमार ने, उसको अपने चैम्बर में बुलाया उसकी बात सुनने के लिए, तो दिव्यांशी ने आरोपों की झड़ी लगा दी। उसने बताया कि ग्वालटोली थाने में तैनात उनके पति आदित्य लोचप वो परेशान करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और करीब 14.5 लाख रुपए मेरे उन्होंने हड़प लिए। ये भी कहा कि मेरे पति यानी दरोगा पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध हैं। वो सोशल मीडिया पर लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाता है, इसके बाद उनसे दोस्ती करके उनसे शारीरिक संबंध बनाता है, फोटो वीडियो निकालकर महिलाओं को ब्लैकमेल करता है। इतने आरोप एक साथ दिव्यांशी ने आदित्य पर जड़ दिए। ये वही सब आरोप हैं जो जिसमें दिव्यांशी को महारत हासिल थी।
और उसको समझाने वालों ने ये बताया कि जब पुलिस वालों पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो एफआईआर, अधिकारी दबाव में आते हैं और एफआईआर तुरंत अंकित कर दी जाती है, एफआईआर तुरंत लिख दी जाती है। एक बार एफआईआर भर हो जाए फिर इसमें कोई माइकला एफआईआर नहीं लगा पाएगा, कोर्ट से हम इसकी विवेचना चेंज कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, इस तरह की बातें उसको समझाई गई। और उसका पूरा थ्रस्ट उस दिन अखिल कुमार के सामने ये था कि हमारी एफआईआर लिख लीजिए। खैर, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसी बीच में उनको आराम करने के लिए, उनको बैठने के लिए कहा गया, आदित्य को बुलवा लिया गया। ग्वालटोली और पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वो आ गया, उसने भी अपनी पूरी बात बताई। बात अखिल कुमार की या पुलिस कमिश्नर की समझ में आ गई। और तब पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भाई पहले हम इसकी जांच करेंगे, और अपनी स्टाफ ऑफिसर अमिता सिंह को इस केस की जांच दे दी और ये कहा कि जल्दी से इसकी जांच देकर सबमिट कर दीजिए। दरोगा से समझौते के नाम पर दिव्यांशी ने 1 करोड़ की मांग की थी। इसके बाद दरोगा ने दिव्यांशी चौधरी के खिलाफ सैकड़ों साक्ष्य दिए, सैकड़ों साक्ष्य दिए, जिसमें इस तरह के 1 करोड़ रुपए मांगने की धमकी से लेकर और जितने खाते थे उन खातों में कितना ट्रांजैक्शन था, वो पैसा कहाँ से आया, इस तरह के साक्ष्य उसने दिए उनको, अमिता सिंह को, जो उनकी स्टाफ अफसर थी। और फिर इससे ये साबित हो गया कि दिव्यांशी एक ब्लैकमेलर है। फिर धीरे धीरे परतें खुलने लगी कि इसके पहले इसने क्या क्या किया है। दरोगा ने कहा कि तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के तबादले के तुरंत बाद दिव्यांशी के गिरोह से जुड़े हुए कई पुलिसकर्मी कानपुर आकर अधिकारियों को भ्रमित करने में लग गए। जो जो लोग इसकी जांच कर रहे थे, जो जो लोग इसकी जांच में शामिल थे, जो जो लोग इसकी जांच में बयान लेने के लिए गए हुए थे, उन सब पर दबाव बनाने के लिए सारे पुलिसकर्मी, चूंकि अखिल कुमार साहब का ट्रांसफ़र हो गया था, तो सारे पुलिसकर्मी वहाँ पर इस पर दबाव बनाने के लिए आ गए। इनमें से एक रिटायर्ड सीओ के साथ एडीजी मेरठ जोन कार्यालय के रेडियो ऑपरेटर के पद पर तैनात दरोगा भी दिव्यांशी की पैरवी में आ चुके थे। इसके साथ ही साथ पुलिस ने ये भी देखा कि उसके जो ट्रांसफ़र, जो पैसे हुए हैं दिव्यांशी के अकाउंट से, वो किन किन पुलिस अधिकारियों और किन किन अधिकारियों के खाते में गए हैं। और ज़्यादा इसकी डिटेल तलाश करने पर यह पता लगा कि दिव्यांशी ने 3 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रेप का केस कराया था, लेकिन सभी मामलों में उसने समझौता कर लिया था। और साथ ही साथ कई लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर भी दर्ज की थी। इसके साथ साथ दो इससे आदित्य से शादी के पहले की 3 शादियों के रिकॉर्ड भी अमिता को मिल गए, जिनमें से 2 बैंक मैनेजर थे और तीसरा भी एक दरोगा था। वो दरोगा भी मेरठ का ही था और कुछ दिनों बाद दरोगा पर एक फर्जी रेप का केस इसने लगाया था और बड़ी लंबी रकम देकर दरोगा जी ने अपनी जान छुड़ाई थी। ये आदित्य कुमार लोचो को भी जिस तरह से इसने घेरा था कि ये परेशान होकर इसने 2 बार सुसाइड का अटेम्प्ट भी किया था। उसके बाद फिर उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हम दिव्यांशी को कानून से या कानून सम्मत प्रयास से इसके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। फिर उसकी इन सारी बातों पर कि दिव्यांशी चौधरी के लिए पुलिस के कई अधिकारी काम करते हैं, इस तरह की तमाम बातें बताई और काफ़ी हद तक उसकी बताई गई बातें सच भी निकली। और तब कल कल यानी 17 नवंबर 2024 को इसको गिरफ्तार किया गया, दिव्यांशी को तमाम सबूतों के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उसे जेल भेजने की तैयारी है। आज की घटना, एक शातिर महिला
शातिर शातिर दिमाग महिला, खूबसूरत महिला, जो पहले दोस्ती करती थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फिर शादी का प्रस्ताव करती थी, फिर ससुराल और पति की आर्थिक स्थिति को समझती थी कि कौन कितना वजनदार है, कौन कितना पैसे वाला है, फिर उनसे पैसे ऐंठना शुरू करती थी। पैसे जिस गति से वो मांगती थी, अगर किसी ने उसमें कोई अवरोध उत्पन्न किया या उतना पैसा देने से मना किया, तो एफआईआर कराने की धमकी देनी शुरू कर देती थी। एफआईआर करा देती थी। महिला थी खड़ी हुई जहां पर लोग जान बचाने के लिए फौरन उसकी एफआईआर, महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों में जिस तरह से तेजी दिखाई जाती है, वैसे वो एफआईआर फौरन लिख ली जाती थी। और फिर संबंधित पुलिस अधिकारी से भी ये महिला नज़दीकी बना लेती थी, दबाव बनवाती थी, और जब गिरफ्तारी की बात आती थी तो बड़ी रकम लेकर समझौता कर लेती थी। अब आप अंदाज लगा लीजिए, 10 खाते, 8 करोड़ रुपए, और पुलिस वालों पर ज़्यादा ये पैसे ट्रांसफ़र हुए, उनके अकाउंट्स में ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र किए गए। यानी पुलिस वालों को मदद के बदले में पैसे भी देती थी और उनकी जो भी डिमांड होती थी वो पूरा करती थी। ऐसे सारे पुलिस वाले महिला के लिए पैसा वसूलने में उसकी मदद करते थे। एफआईआर लिखाने से लेकर उसको धमकाने और उससे पैसा दिलवाने में यही इसके पुलिस अधिकारी मित्र या ऐसे पुलिस अधिकारी जो पहले इसके संपर्क में रहे होंगे, वो इसकी मदद करते थे, गिरफ्तारी का डर दिखाते थे, बदनामी का डर दिखाते थे, परिवार को जेल भिजवाने की धमकी देते थे, ताकि आदमी फौरन पैसा देके और इसके सामने नतमस्तक हो जाए। देखिए, अभी तो कल ही खुलासा हुआ है, तमाम पुलिस वालों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, ऐसा पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। लेकिन जिनके खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि एक बेरोजगार महिला लाखों रुपए किस लिए दे रही है, क्या कारण हो सकता है, कौन सा काम कराना है तुम्हें कि वो तुम्हें पैसा इतना इतना दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर अभी इस हमाम में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 लोगों का तो पता ही लग गया है। एक तो रिटायर हो गए हैं डिप्टी साहब, और दूसरे हैं जो एडीजी जोन मेरठ के कार्यालय में रेडियो ऑपरेटर के पद पर तैनात हैं, वो भी। तो अभी तो सिर्फ 2-4 लोगों का मतलब हमाम में अभी 2 ही 4 लोग नंगे दिखाई पड़े हैं, पर जल्दी ही इस सौंदर्य और कामसूत्रीय हम्माम में बहुत से लोग नंगे नंगे ही दिखाई पड़ेंगे, नंगे ही निकलेंगे भी। इस गैंग, और एक पहले का गैंग था लुटेरी दुल्हन का गैंग, जिसमें एक अलीगढ़ बेस्ड लुटेरी दुल्हन का गैंग था, जिसके बारे में मैंने किस्सा गोई के एक एपिसोड में बहुत विस्तार से बताया था। इन दोनों तरह के लोगों में बड़ा अंतर है। इस गैंग में, यानी दिव्यांशी के गैंग में, और लुटेरी दुल्हनों के गैंग में बड़ा अंतर है। अलीगढ़ की लुटेरी दुल्हन का किस्सा मैंने बताया था। ये पूरा गिरोह लुटेरी दुल्हन वाला, ये पूरा गिरोह अविवाहित लोगों को टारगेट करता है। फिर लड़की दिखाई जाती है, फिर किराए पर सब कुछ इकट्ठा करके एक शादी कराई जाती है। किराए का लोन लिया, किराए की माताजी भी मिल गई, किराए की लड़की की बहन भी मिल गई, किराए की तमाम मौसी, ताई, नानी, दादी, बुआ, ये सब किराए पर आ जाती हैं। और फिर ये शादी वहाँ पर तय होती है। लड़का वाला अपनी बारात लेके आता है, आप उसकी आव भगत और खातिरदारी पूरी होती है उसी मैरिज लॉन में जो किराए पर लिया गया है, और विदा होकर वो तुरंत ससुराल पहुँच जाती है। ससुराल पहुँचते ही 2 या 3 दिन के भीतर ही, जबकि सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, लड़की की बहनें आई हैं, बुआ आई हैं, मौसी आई हैं, सब शादी के लिए कुछ न कुछ गहना लेके आई हैं, और इनको पता था, इसको वहाँ बहू को जाते ही ये पता करती थी कि रात में सोते समय सब गहने लोग कहाँ रखती हैं। और तीसरे दिन, मैक्सिमम तीसरे दिन या दूसरे ही दिन, सबको चाय में, दूध में या खाने में नींद वाली टेबलेट मिलाकर सबको सुलाकर सुबह 4-5 बजे सारे गहने और रुपए समेट कर वहाँ से चंपत हो जाती है।
गांव के बाहर ही उसका पूरा गैंग गाड़ियों से इंतज़ार करता रहता है और पूरा सामान लपेट कर और फिर उन गाड़ियों से लेकर ये वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, हद तो ये गैंग इस तरह से इसने किया था कि 2 साल में, जब ये पकड़ा गया था गैंग अलीगढ़ वाला, तो 2 साल में इसने 9 शादियाँ की थी। और हद तब हो गई जब वो एक शादी के मंडप में बैठी हुई शादी कर रही है, उसी समय उसकी दूसरी शादी भी तय कर दी गई। लड़के वालों ने कहा साहब लड़की दिखा दीजिए, उन्होंने कहा लड़की 1 हफ्ते बाद, अभी पंडित जी ने समय नहीं बताया है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया, 1 हफ्ते बाद देखिएगा। तब तक उनको इतना कॉन्फिडेंस होता था कि अभी मंडप में है, 4 दिन बाद वो सारा सामान लेकर आ जाएगी और 7वें दिन हम इनको दिखा देंगे। तो एक मंडप में बैठी हुई है और दूसरी लूट के मंडप की तैयारी हो रही है, इस तरह का वो गैंग था। लेकिन दिव्यांशी हाईटेक लुटेरी थी। पहले पुलिस वालों को सेट किया ताकि जरा सा भी दबाव अगर बनाना हो किसी पुलिस वाले पर, विवेचना करने वाले पर, या ऐसा जो कि गिरफ्तारी करना है जिसको, अगर वो उस पर दबाव बनाना हो तो यही पुलिस वाले काम कर, पहले उनको सेट किया गया। फिर जब उनको सेट कर लिया गया तो ऐसे पुलिस वाले तो जान देने को तैयार हैं दिव्यांशी के लिए। आप समझ ही गए होंगे क्यों जान दे रहे हैं। फिर कई कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रोज किसी न किसी से बातचीत, और फिर ये अंदाजा कि कौन सा आदमी काफ़ी पैसे दे देगा और बदनामी से डरेगा, बस फिर शादी का प्रस्ताव, और फिर शादी, और फिर आशिक पुलिस वालों से दबाव, फिर पैसा ऐंठना। ये सिंपल मोडस ऑपरेंडी दिव्यांशी की थी। दिव्यांशी की लिखा पढ़ी में 4 शादियां हो चुकी थी, ये चौथी शादी थी आदित्य लोचब के साथ। पहले 2 थे वो बैंक मैनेजर थे, तीसरा मेरठ का ही एक दरोगा था, चौथा ये जो कानपुर नगर में तैनात था। और जाने कितनों को उसने बिना शादी के ही लूट लिया था। बदनामी के डर से लोगों ने पैसा देकर अपनी जान छुड़ाई थी। जो लोग ये अपराध की, ये आज की किस्सा को ये सुन रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि किस तरह से ये सब किया जा रहा है। और हो सकता है जो लोग ये सुन रहे हैं उनमें से पता नहीं कौन कौन इस परिस्थिति से गुजरा होगा, या उसका कोई जानने वाला इन परिस्थितियों से गुजरा होगा, लेकिन वो बोल नहीं सकते, कहते हैं कि बड़ी बदनामी होगी। और दर्द का एहसास भीतर ही भीतर उनको भी हो रहा होगा कि शायद उनके साथ भी ऐसा ही छल, कपट, फ्रॉड और लूट हुई थी। ऐसे ब्लैकमेलर महिलाओं या लड़कियों से मत डरिए। ना आप सुसाइड करिए, जैसे आदित्य ने 2 बार सुसाइड की कोशिश की थी, और वो भी कि मेरी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे, डिपार्टमेंट क्या कहेगा, मेरे खिलाफ जांच शुरू हो जाएगी, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो आप इससे बिल्कुल मत डरिए, बल्कि मुकाबला करिए, इसको कानून के जाल तक ले आइए। यकीन मानिए इनका भी भूत उतरने में टाइम नहीं लगेगा। इस तरह की महिलाएं, लड़कियां, खासकर ये लुटेरी दुल्हन वाली और दिव्यांशी के गैंग वाली, इनका भी भूत उतरने में टाइम नहीं लगेगा। और आप देख ही रहे हैं दिव्यांशी का भी भूत उतर गया, मददगार भी नंगे हो गए, अब कानून की जद में हैं और सज़ा भी जरूर होगी। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।